नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। देखो, चाइना से कंपनियां निकलेंगी, भारत के अंदर आएंगी, आपको नौकरियां देंगी, ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसी सरकार सोच रही है, बहुत एक्साइटेड है। लेकिन दो रिपोर्ट का मैं जिक्र करना चाहूंगा यहां पर, जो कोविड 19 के बीच में आई थी और कोविड 19 से पहले आई थी, और साथ ही जो लेबर लॉज को लेकर सरकार ने जो खेल किया है उसके बारे में समझने की और समझाने की कोशिश करूंगा। जब एक कानून बनाया जाता है तो एक लंबी बहस चलती है। कई एक कानून बनाने में 15-15, 20-20 दिन लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं कई बार तो। लेकिन यहां पर एक सिर्फ नोटिफिकेशन दे दिया और कानून में बदलाव की पेशकश कर दी। ये इसको आप क्या कहेंगे? चलो वीडियो में देखेंगे क्या कहेंगे। चलिए शुरू करते हैं शो राइट न्यूज एनालिसिस। देखिए, आप सभी को पता है कि अलग अलग राज्य सरकारों ने लेबर लॉज को लेकर के संशोधन किया है। अब लेबर लॉज को लेकर के कोई एक ऐसी परिभाषा नहीं है, कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जिसको एकदम बताया जा सके कि एक लेबर लॉ के बारे में अगर समझाना किसी व्यक्ति को तो क्या होगा। लेकिन मोटे तौर पे अगर मैं कहूं तो वो सारे अधिकार जो एक मजदूर को मिलने चाहिए काम करने के दौरान, काम करने के वक्त और काम करने के बाद, ये सारी बातें उसके अंदर होती है। तमाम तरह के लॉज होते हैं। अगर आपको मोटा माटी बताऊं तो देखो, स्टेट लेवल पे तकरीबन 100 लेबर लॉज हैं और सेंटर के लेवल पे तकरीबन कुछ 30-35 के आसपास लेबर लॉज हैं। और जो राज्य सरकार ने जो लेबर लॉज में चेंजेस किए हैं, जो 3 साल तक मान्य नहीं होंगे, उसमें ज्यादातर जो हैं वो 30-32 के आसपास लॉज हो जाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के चेक कर सकते हैं। कुछ एक की बात मैं आगे करता रहूंगा। लेकिन यहां पर मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि देखो, ऐसा कहा जा रहा है कि इस कोविड 19 की वजह से जो चाइना में वायरस फैला है उसको लेकर के ना बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो बाहर जाकर के सेटअप लगाना चाहती हैं, क्योंकि वो चाइना में बिजनेस करना नहीं चाह रही हैं। अब नितिन गडकरी जी ने साफ तौर पे कहा था कि अब ऐसी कंपनी को लपकना है, अपने भारत के अंदर लेकर के आना है। साफ तौर पे उनको लाने का मतलब है कि एफडीआई को लेकर आना है। तो यहां पर नितिन गडकरी कहते हैं कि स्टेट के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इन लोगों को ला करके यहां पर सेटअप कराइए, इनको रियायतें दीजिए ताकि ये लोग खुश हों और आकर के अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, और जो हमारी जो इकोनॉमी का जो चक्का जाम हो चुका है वो चलना शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार लेबर लॉज को संशोधन करना शुरू कर देती है, और ये कहा जाता है कि जो हमारे भारत के अंदर जो इंडस्ट्री लगी हुई है, जो एमएसएमईज हैं, उनको भी फायदा होगा, साथ ही विदेशी निवेश भी भारत के अंदर आएगा जो कि बेहतरी के लिए काम होगा। तो यहाँ पर चेंजेस करना शुरू हो जाते हैं। शुरुआत यूपी की सरकार ने की थी, मध्य प्रदेश, फिर देन गुजरात। तो यहाँ पर शुरुआत होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर एक बात मैंने अपनी लाइव वीडियो में की है, वहां जाकर के देख सकते हैं। लेकिन चाइना से एफडीआई भारत के अंदर आएगा, क्या एक मजाक नहीं है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? पिछले 6 साल का डाटा मैं उठाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट के बारे में बता दूं कि जो कोविड 19 से ठीक पहले की गई थी और जो कंपनियां थी जो चाइना से बाहर निकलना चाह रही थी इस कोविड 19 से पहले, दो रिपोर्ट का जिक्र करना चाहूंगा जिसको रोबो बैंक ने पब्लिश किया है। उसमें कहा जाता है जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि फुटवेयर की इंडस्ट्री हो गई, जैसे ऑटोमोटिव की इंडस्ट्री हो गई, हार्डवेयर की इंडस्ट्री हो गई, और साथ ही पैकेजिंग की इंडस्ट्री हो गई, फुटवेयर की मैंने बता दी आपको, वो अन्य देश में जाकर के बिजनेस करना चाहते हैं। ये कोविड 19 से ठीक पहले की बात है। और दूसरी रिपोर्ट है अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन चाइना, उसने सर्वे किया। उसमें साफ तौर पर पता चलता है कि 70% जो कंपनियां हैं वो अभी भी चाइना के अंदर रह करके अपना व्यापार करना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है, बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि अन्य देश में जाकर के वो व्यापार करें। ये दो रिपोर्ट्स हैं देखो। और इसी रिपोर्ट में जो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन चाइना है, उसने ये भी बताया था कि 25% जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो साउथ ईस्ट में जाना चाहती हैं। अब साउथ ईस्ट में कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया, लाओस, ताइवान, सिंगापुर, फिलीपींस, साउथ कोरिया, मंगोलिया, ये सारे देश हैं। अब किस कंपनी को किस देश में जाना है, अभी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर बात होती है। पहला फैक्टर आप समझ लीजिए कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। सिचुएशन 1 लेके चल रहा हूं, जो कंपनियां बाहर जाकर बिजनेस करना चाहती हैं। सिचुएशन नंबर 1, ढांचा के बारे में।
अब देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाइना के बराबर तो नहीं है, लेकिन हाँ इन कंपनियों को लुभा सके इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहां भारत का नंबर कहां आता है? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो वियतनाम टॉप पोजीशन पे है, फिर कोरिया है, ताइवान है, थाईलैंड है, मलेशिया है, फिलीपींस है, उसके बाद भारत का नंबर आता है जहां निर्यात ढांचे की बात होती है, जहां कंपनी जो देखती है बिजनेस करने की सोचती है, उसका पहला सिचुएशन जो पहला पॉइंट होता है वो निर्यात ढांचा, उसमें भारत काफी पीछे है। लेबर कॉस्ट, कहां उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने वाली है? देखो बांग्लादेश में आपको बहुत सस्ती लेबर मिल जाएगी, श्रीलंका में सस्ती मिल जाती है, कंबोडिया में मिल जाती है, मंगोलिया मिल जाती है, लेकिन उसके बाद फिर भारत का नंबर आता है। तो दूसरी बात मैंने आपको बताई। तीसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि भारत में या अन्य देश में कहां पर बिजनेस करना बहुत आसान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में आपने कई बार भी सुना होगा। वहां पर यह कहा जाता है कि भारत में, दिल्ली में और मुंबई की रिपोर्ट आती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत ने छलांग लगाई है, लेकिन यहां पर आपको बात समझ में आनी चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का नंबर काफी पीछे हो जाता है साउथ ईस्ट एशिया में। सिंगापुर टॉप नंबर पे, यहां पे बिजनेस बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोरिया बहुत आसानी से बिजनेस किया जा सकता है। ताइवान, मलेशिया, थाईलैंड, फिर कहीं जाकर के इंडिया का नंबर आता है। चौथा, यहां पर भारत टॉप कर देता है, यानी कि यहां पर इसका स्थान थोड़ा अच्छा हो जाता है। रेगुलेशन, यानी कि जो नियामक तंत्र में जो गुणवत्ता की अगर बात आती है तो फिर भारत का थोड़ा सा ऊपर अपर हैंड हो जाती है। अगर आप सभी को याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि 56 कंपनियों में से सिर्फ 3 कंपनियां भारत के अंदर आती हैं। क्यों आती हैं? और बाकी कंपनियां अलग अलग देश चली जाती हैं, वियतनाम चली जाती है, ताइवान चली जाती है। तो यहां पर ऐसा क्यों कि ये कंपनियां भारत के अंदर सेटअप क्यों नहीं कर रही हैं? मैंने आपको बताया पिछले कि 4 पॉइंट्स हैं, इसको लेकर के कंपनियां चूज करती हैं कि किस देश में उनको बेहतर तरीके से काम करने का मौका मिलेगा, कमाने का प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा, रेवेन्यू जनरेट अच्छा हो पाएगा, और साथ ही और यहां पर अगर मैं आपको 3 बात में समझाऊं तो लेबर लॉस को लेकर के यहां पर भी इन कंपनियों को आपत्ति थी, जो कि राज्य सरकारों ने अब संशोधन कर दिया है। दूसरा, जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं भारत के अंदर, उसको बढ़ा दिया गया है। क्यों बढ़ा दिया गया है? स्वदेशी के चक्कर में, जो कि भारत की जो कंपनीज है ना, वो कहती हैं कि आप इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ाइए ताकि वहां का सामान महंगा और हमारा सामान सस्ता रहे, तो लोग उसको खरीदना शुरू करें। तो ये थोड़ा सा उनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होती। और तीसरी बात ये है, अगर ऑल इन ऑल अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम में 186 देशों में भारत की जो पोजीशन होती है वो 129th होती है। तो आप लगा सकते हैं कि कैसा भारत के अंदर कंडीशंस हैं बिजनेस करने के लिए। बाहर से एफडीआई है पर यहां बिजनेस करना शुरू करें। सिंपल सी बात है कि अगर भारत में कोई कंपनी आएगी तो वो भी बहुत सारी चीजों को देखेगी। अब कंपनियां यहां माल बेचने नहीं आएंगी, बल्कि एक नया चीन बनाने आएंगे। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा, मैं आपको सिचुएशन लेता हूं जहां पर 70% कंपनियों ने बोला कि हम कोविड-19 की वजह से हम देश को छोड़ करके नहीं जाएंगे, हम यहीं पे सेटअप लगाएंगे। क्यों उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसकी भी आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, यहां पर चाइना में एक तो वर्ल्ड क्लास उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैसिव सप्लाई चेन है, एफिशिएंसी बहुत जबरदस्त है, और जो उनका लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है बहुत ज्यादा है। और तीसरी बात, ह्यूज मार्केट उनके पास हो जाता है, डोमेस्टिक मार्केट उनके पास हो जाता है। और दूसरा पॉइंट यह है कि चाइना ने एक्चुअल में अपनी जो इमेज थी ना एफिशिएंसी वाली, उसको बरकरार रखा है। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, कोविड-19 को लेकर के जिस तरह से उन्होंने इस सिचुएशन को टैकल किया है, उस तरह से जो छवि भारत के अंदर और बाकी के अलग अलग देशों में बनी है, वो उसका भी फायदा वहां पर हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ये कंपनियां चाइना छोड़ करके जाएंगी और भारत के अंदर आएंगे, इसकी क्या गारंटी है? इसकी क्या गारंटी है? इसकी बात तो सिचुएशन 1 में कर ली, लेकिन सिचुएशन नंबर 2 भी आप समझ लीजिए, थोड़ी भयानक हो जाती है। और एफडीआई को लेकर के पिछले 5 से 6 साल में भारत के अंदर किस तरह का माहौल है, डाटा के तहत आपसे अगर बात करूं, अगर 2018 में अगर आप देखेंगे तो टॉप 10 एफडीआई डेस्टिनेशन में भारत 2015 के बाद पहली बार ड्रॉप आउट हो गया था, वहां से फिसल गया था। आप सभी को याद होगा कि 2014-15 में मोदी जी हमेशा कहते थे कि हां, भारत के अंदर भर भर के एफडीआई आ रहा है, मोदी बहुत नसीब वाला है, तमाम बातें उन्होंने की थी। लेकिन अब जब ड्रॉप आउट हो गया है, एक फेवरेट डेस्टिनेशन नहीं बनता जा रहा है, पैसा निकल निकल के बाहर जा रहा है, तो मोदी जी तब चंगासी नहीं बोल रहे हैं। तो ये आंकड़ा जो मैं आपको दे रहा हूं वो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPITI। अब आपका एक सवाल होगा कि एफडीआई डेस्टिनेशन को लेकर के भारत आखिर फिसल क्यों गया? सिर्फ लेबर लॉज ही इसका कारण नहीं है, लैंड अवेलेबिलिटी भी इसका कारण नहीं है, इसके कई सारे कारण हैं। पहला, एक्सटॉर्शन, कैप्रिसस चेंज इन रूल, यानी कि सडन चेंज करना शुरू कर देना, टैक्स टेररिज्म,
पुअर लेबर प्रोडक्टिविटी इसका एक बहुत बड़ा कारण था, और जो सामान आ रहा है उसका डिले हो जाना पोर्ट पर आकर के, एक सोवरन रिस्क भी था बहुत ज्यादा, जिसको लेकर कई सारे पॉइंट्स बन जाते हैं। बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो एफडीआई की जो फेवरेट डेस्टिनेशन भारत होनी चाहिए थी, जो इन पॉइंट्स की वजह से नहीं हो पाई। लेबर लॉ प्लस लैंड अवेलेबिलिटी सिर्फ एकमात्र कारण नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर्स को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और यहां पर अगर आप देखेंगे पिछले 6 साल में डोमेस्टिक मार्केट में एक तो प्राइवेट कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, और दूसरी बात एक डिमांड पब्लिक की तरफ से नहीं जा रही है। सामान है बना हुआ रखा हुआ है, लेकिन लोग उसको खरीदना नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं खरीदना चाह रहे हैं? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। पैसा है भी तो उसको सिक्योर करना पसंद कर रहे हैं लोग, उसको खर्च करना नहीं शुरू कर रहे हैं। अगर कोविड-19 से पहले की इकोनॉमिक स्लोडाउन अगर आप देखेंगे, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि लोग बचाना बहुत ज्यादा शुरू कर चुके हैं, अपितु उनको खर्च करना था। अगर लोग खर्च भी करते तो ये जो हम देख रहे हैं जिस तरह से जो स्लोडाउन आ चुका है उसमें इतना बुरा हाल नहीं होता। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट काफी कम थी पिछले 6 सालों में, और क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा कमजोर थी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम था, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। और अब सरकार ने लेबर लॉज को कर दिया है चेंज, बहुत सारे मतलब 3 साल तक बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया है। लिंक मैं दे दूंगा, जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें मिनिमम वेज एक्ट को भी हटा दिया गया है। आपको अगर ओवर टाइम काम करेंगे आपको पैसा मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा, मिनिमम वेज कितना होना चाहिए वो हटा दिया। अब उन कंपनियों के मन के मुताबिक काम होगा कि भैया अगर आपको काम करना है तो करो, नहीं तो आपसे कम में काम करने वाले लोग पीछे भी खड़े हैं, तो उनका शोषण होना बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगा। 8 की जगह आपने 12 घंटे कर दिया। भैया इंसान है कि मशीन है? पहले मुझे आप ये बताइए, 12 घंटे काम करने का क्या तुक है? 12 घंटे आप समझ रहे हैं इस चीज को? आप कर क्या सकते थे? ये जो आपने 8 घंटे से 12 घंटा किया है, उसको 8 घंटे की आप 2 शिफ्ट लगा सकते थे, जहां अगर 10 लोगों को रोजगार मिल रहा है और 10 लोगों को रोजगार मिल जाता। अब अगर 10 लोगों को रोजगार मिलेगा, बाकी 10 तो बेरोजगार रहेंगे, तो बहुत ज्यादा दबाव जो होने वाला है, शोषण जो होगा 10 लोगों का बहुत ज्यादा होने वाला है। एक मिनिमम वेज एक्ट को हटाने का, मैं तो सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, तमाम ऐसे 30 के आसपास लॉज हैं जिसको इन्होंने हटा दिया है। इस बात को आपको समझना होगा। लेकिन इसको लेकर के विपक्ष की पार्टी की बात करो, कांग्रेस की पार्टी, उसमें राहुल गांधी बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे हैं लेबर लॉस को लेकर, मजदूरों की बात करने की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी आयरनी की बात तो ये है कि राजस्थान ने तो बीजेपी की सरकार से पहले ही अपना काम करना शुरू कर दिया है, यानी कि वहां पे 8 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटे का जो कानून है वहां लागू हो चुका, वहां काम हो रहा है। बीजेपी के राज्य तो फिलहाल अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपको एक बात भी देनी होगी, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो बीजेपी और कांग्रेस है ना, ये दोनों सिक्के के 2 पहलू कभी नहीं है, ये एक ही सिक्का है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि भारत के अंदर अगर एफडीआई की अगर बात करके चलूं इस समय अगर आएगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें होते हैं कि देश के अंदर शांति कैसी है, माहौल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, सरकार की नीतियां क्या चल रही हैं। अभी कुछ वीडियो पहले मैंने आपको बताया था कि जो इकोनॉमिक जो बेल आउट पैकेज सरकार देगी उसके बहुत बड़ी चीजें होती हैं। जो एक सिंपल सी बात है, देश आप जो बाहर से कंपनी आकर के अगर भारत में इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो आपकी जीडीपी की ग्रोथ देखती है, उस ग्रोथ को आपने फज किया हुआ है ना। लेट से अभी रिपोर्ट आई थी कि 4% के आसपास जीडीपी ग्रोथ है, तो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ 0.5% 1% के आसपास है, लेकिन डाटा को फज किया हुआ है इन्होंने, तो आपको ऐसी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि डाटा फज करने की वाली कहानी तो मैंने आपको समझा दी, लेकिन मैंने आपको कुछ वीडियो पहले आपको ये बताया था कि अगर सरकार जो इकोनॉमिक बेल आउट जो पैकेज है अगर उसको नहीं बढ़ाएगी, जीडीपी का 2 से 3% नहीं करेगी, और जो रेटिंग्स देने वाली जो कंपनीज होंगी ना वो भारत की रेटिंग्स को घटा देंगी। अब इस घटाने का मतलब क्या होता है कि आपके सीधे एफडीआई पे असर पड़ने वाला है। छोटी छोटी बातों जिसको आपको पॉइंट वाइज आपको करना होगा। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है क्योंकि सब ग्लासेस से बना हुआ है और पावर कट हो चुका है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, और फिलहाल तो माफ़ी मांगना चाहूँगा इस पसीनों को लेकर के। और बाकी आपको लगता क्या है कि एफडीआई भारत के अंदर आएगा और लेबर लॉज को लेकर के ज़्यादा शोषण होने वाला है, नहीं होने वाला है, आपकी सारी बात मैं देखने वाला हूं। और शुरुआत के 1 घंटे में आपके कमेंट के रिप्लाई और हार्ट दे करके बताऊंगा कि मैं आपके कमेंट पढ़ भी रहा हूं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। i9 न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंबरशिप ले सकते हैं, पेट्रियन पे जा सकते हैं, इंस्टा मुझे पे जा सकते हैं, और साथ ही यूट्यूब की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। खाते रहिए, पीते रहिए, हमें देखते रहिए। नमस्कार।